मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में आप सब ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था कि कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वह है जनसंख्या महासमूह है। जनसंख्या महासमूह में हम सब यह जानेंगे कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कितने महासमूहों में निवास करती है और उन महासमूहों के उपसमूह कौन कौन से उप महासमूहों में जनसंख्या सघन अवस्था में या अधिक घनत्व के रूप में निवास करती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह जनसंख्या महासमूह है। तो इसी के बारे में आज अपन जानेंगे। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता है। जब हम सब ने जनसंख्या के जो असमान वितरण का प्रतिरूप है उसकी जो विशेषता पड़ी थी उसमें अपन ने जाना था कि 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर किताब में जो सेंटेंस दे रखा है 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलती है, तो ये होना चाहिए था 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। तो आप समझ गए होंगे कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। अब विश्व का जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग का जो 50% भूभाग है वो मानव के निवास के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो जो क्षेत्र है निर्जन है। अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। और ये असमान वितरण का जो प्रतिरूप था उसमें भी अपन ने जाना था कि 20% जनसंख्या 80% क्षेत्र पर और 80% जनसंख्या 20% क्षेत्र पर। तो जो 80% क्षेत्र में रहती है जनसंख्या 20%, उसमें भी 50% जो भाग है वो निर्जन प्राय है, वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। क्योंकि जनसंख्या जो है वो एक स्थान विशेष में, जैसे कि विशेषता पढ़ते हैं अपन कि 20% क्षेत्र में ही विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। तो इस विशेषता से मालूम पड़ता है कि जनसंख्या एक छोटे क्षेत्र में रहती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। अर्थात विश्व की जो जनसंख्या है वह विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करती है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। अब भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो महाद्वीपों के कुछ विशेष भाग हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जो विस्तृत बसे भूभाग है जहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है, इनको प्रमुख जनसंख्या महासमूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह है नंबर 1 एशियाई जनसमूह है, नंबर 2 यूरोपीय जनसमूह है, नंबर 3 अमेरिकी जनसमूह है, नंबर 4 अफ्रीकी जनसमूह है। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि ये सारे के सारे जो है महाद्वीपों के नाम पर रखे गए हैं इन समूह का नाम। अब एशिया महाद्वीप है तो उसके नाम पर एशियाई जनसमूह है,
यूरोप महाद्वीप के नाम पर यूरोपीय जनसमूह है। अमेरिका के नाम पर अमेरिकी जनसमूह है। अफ्रीका के नाम पर अफ्रीकी जनसमूह है। तो ये तो आपके याद हो गया होगा। अब बात आती है एशियाई जनसमूह की। तो एशिया जनसमूह है, तो अब अपने को ये देखना है कि एशिया महाद्वीप के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या विशाल समूहों में निवास करती है। तो ये अपन ने जब ये पाठ पढ़ा था तो इसमें अपन थोड़ा रिकॉल करते हैं और पीछे जाते हैं। तो ये अपना टॉपिक था, विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से बांटा गया था और इसमें अपन ने जाना था सघन जनसंख्या के प्रदेश। तो इसमें अपन ने जाना ये 5 प्रदेश थे, जिसमें कौन कौन से थे? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये एशिया के 3 भाग हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो दक्षिण वाला हो गया माना कि दक्षिण एशिया, एक पूर्व वाला हो गया पूर्वी एशिया, और एक इन दोनों के बीच का दक्षिण पूर्वी एशिया। तो एशिया जनसमूह में ये 3 ही क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया जनसमूह में निवास करती है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, क्योंकि विश्व के 2 बड़े देश हैं, 2 अधिकतम जनसंख्या वाले, चीन और भारत। सर्वाधिक जनसंख्या चीन में, उसके बाद नंबर 2 किसका है? भारत का। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान, कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अर्थात ये वो देश है जहाँ मानसून से वर्षा होती है, अर्थात ये मानसूनी जलवायु वाले देश है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मानसून एशिया में एशिया के कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं? तो पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। एशिया जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र हैं? चीन, जापान, कोरिया। जापान और कोरिया पास में ही हैं और चीन भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। और नंबर 3 पे है दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो सम्मिलित है। अब भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में विभक्त किया जाता है। एशियाई जनसमूह है, मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशियाई जनसमूह जो है ये कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, अर्थात जो एशिया की अधिकतर जनसंख्या है वो कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि एशियाई जनसमूह का अधिकतर भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है? तो आपको लिखना है 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान स्थित हैं, जैसे कि भारत में गंगा यमुना का मैदान है, तो वो 10 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य ही आता है। जो उत्तम कृषि प्रदेश भी है, अर्थात ये जो एशिया का 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित जो भाग है वो नदियों द्वारा निर्मित है, और नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण वो उत्तम कृषि प्रदेश है। उत्तम कृषि प्रदेश है इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि नदियों की जो मैदान होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद करती है। भारत के अनुसार देखें तो जैसे उत्तर का विशाल मैदान है उसमें गंगा नदी का मैदान है, गंगा यमुना का,
अब वहाँ भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जैसे बिहार उसी मैदान के अंतर्गत आता है, और इसीलिए उसका घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है जनघनत्व, और जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो वो मैदानी क्षेत्र में। तो आप समझ रहे होंगे कि एशिया के अंदर जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, ये जो राष्ट्र है ये किसी न किसी नदी के मैदानी भूभाग के अंतर्गत आते हैं। और भारत है, उसका ये जो 10 से 40 डिग्री वाला भाग है वो गंगा यमुना के मैदान का भाग है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जो उत्तम कृषि प्रदेश है, जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। केवल जापान को छोड़ करके एशिया के जो सभी राष्ट्र है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जापान तकनीकी क्षेत्र में आगे है, वहाँ कृषि कम की जाती है और तकनीकी क्षेत्र में वो आगे रहा है हमेशा से। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है, जो 2% प्रति वर्ष से अधिक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर ने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एशियाई जनसमूह की जो प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है। यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तीव्र है, जो 2% प्रति वर्ष से अधिक है, अर्थात एक वर्ष में 2% से अधिक जनसंख्या में वृद्धि होती है। और इस जनसंख्या की जो ये तीव्र वृद्धि है एशिया महाद्वीप में, इसने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा इन सभी की समस्या को बढ़ा दिया है। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि एशिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर के कारण किन प्रकार की समस्याएं बढ़ी है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर के कारण किस प्रकार की समस्या बढ़ी है? तो इसमें रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा की समस्याएं बढ़ी हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा सारणी 3.3 में एशियाई जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। सारणी 3.3 ये एशियाई जनसमूह के देशों की जनसंख्या है, जिसमें 2001 और 2013 की जनसंख्या बताई गई है। चीन 127.3 करोड़ 2001 के अनुसार, विश्व का प्रतिशत 20.74 और 2013 के अनुसार 135.7 करोड़, विश्व का प्रतिशत 19%। अर्थात ये जो जनसंख्या बढ़ी है लेकिन उसका जो प्रतिशत है विश्व के अंदर, चीन की जनसंख्या जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, अर्थात उसकी वृद्धि दर है वो कम हुई है। भारत 2001 में 102.7 करोड़ और विश्व का प्रतिशत 16.87 था। जनसंख्या 2013 के अनुसार कितनी है? 127.7 करोड़, अर्थात भारत की जनसंख्या निरंतर आगे तीव्र गति से बढ़ रही है और विश्व का प्रतिशत 27.9। तो 2001 में 16.87% जनसंख्या थी पूरे विश्व की भारत में, और 2013 के अनुसार कितनी है? 17.9%। ऐसे ही अन्य देशों की जो जनसंख्या है उसमें नंबर 3 पे इंडोनेशिया है, नंबर 4 पे पाकिस्तान और नंबर 5 पे बांग्लादेश। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या 2001 और 2013 के अनुसार आपको पता लगेगी। तो ये था अपना एशियाई जनसमूह। अब आगे है यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह है यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, अर्थात रूस की जनसंख्या को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है? 74 करोड़।
जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। अर्थात 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है, बाकी 25% रूस के अंतर्गत जो एशिया में सम्मिलित है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है। अगर यूरोप के देशों की बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? जर्मनी की, जहां 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। प्रश्न कैसे आएगा? यूरोपीय जनसमूह की अधिकतर जनसंख्या कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है? तो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है। इसमें भी 40 से 60 के बीच में भी 45 से 55 डिग्री का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें जनसंख्या जो है अधिक सघनता वाली है, अर्थात वहाँ जनघनत्व अधिक है। ये 45 से 55 के बीच में जनसंख्या की सघनता का अधिक होने का कारण क्या है? कोयला पेटी का होना, क्योंकि वहाँ खनन कार्य होता है, इसी वजह से वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है, अर्थात विश्व के आधुनिक उद्योग और नगर वहाँ हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो सका है। अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद में जो जनसंख्या है वो अधिकतर नगरों में रहने लग गई। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि थी। किससे पहले? औद्योगिक क्रांति से पहले अधिकतर लोग कैसा जीवन यापन करते थे? कृषि पर आधारित जीवन यापन। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, अर्थात वहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। अतः जनसंख्या जो वृद्धि है वो स्थिर अवस्था में है, ने वहाँ पर जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की समस्या नहीं है, अर्थात वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है उच्च है, लेकिन वहाँ जनसंख्या आधिक्य की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस जनसंख्या के अनुकूल संसाधन मौजूद है। इसलिए अपितु कुछ देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ राष्ट्रों में जनसंख्या जो है वो घट रही है। हालांकि पूरे यूरोप के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है, अर्थात न घट रही है न बढ़ रही है। लेकिन कुछ राष्ट्रों में जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ कुछ राष्ट्रों में जनसंख्या घट रही है, और जनसंख्या घटने के कारण उन राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। यूरोपीय जनसमूह का 70% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है, अर्थात यूरोप की जो 70% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, और विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में संलग्न है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर उच्च है। अधिकतर जनसंख्या शहरों में रहती है और वो किस प्रकार के कार्य करेगी? द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इसलिए इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है और इनका जीवन स्तर भी कैसा है? उच्च है। इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात यूरोपीय जो जनसमूह है उसके अंतर्गत जो राष्ट्र आते हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यूरोपीय जनसमूह के अंदर जो देश हैं उनकी जनसंख्या के बारे में देखते हैं। रूस में 14.04 करोड़ जनसंख्या 2001 के अनुसार है और विश्व का प्रतिशत 2%, और 2013 के अनुसार रूस की जनसंख्या 14.44 करोड़,
विश्व का प्रतिशत 2%। अब बात करते हैं जर्मनी की। यहाँ पर रूस जो है, रूस की जनसंख्या को यूरोप में सम्मिलित किया गया है। फैलाव जो है रूस का वो एशिया में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या को यूरोप महाद्वीप में सम्मिलित किया गया है। अब यूरोप महाद्वीप में क्यों सम्मिलित किया गया है? क्योंकि रूस का जो यूरोप वाला भाग है, अर्थात रूस का जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है वो हाँ, रूस का जो अधिकतर जनसंख्या वाला जो वो भूभाग है वो उसमें है यूरोप महाद्वीप में। अर्थात जो रूस का वह भाग जो यूरोप में है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उसकी संपूर्ण जनसंख्या को यूरोपीय जनसमूह के साथ सम्मिलित किया गया है। अब आगे है जर्मनी। जर्मनी की जनसंख्या है 8 करोड़ और विश्व का प्रतिशत 1%। 2001 के अनुसार 2013 में जनसंख्या कितनी थी? 8.20 करोड़ और विश्व का प्रतिशत 1.10 करोड़। जर्मनी की तुलना में अगर अपने देश की जनसंख्या देखें, यहाँ 8 करोड़ है और वर्तमान आधार पर देखें तो अपने है 140 करोड़, अर्थात जर्मनी से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या अपने भारत में है। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या है 6 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.90। 2013 के अनुसार 6.40 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.90। ऐसे आप अन्य देशों की जनसंख्या भी देख सकते हैं। आगे है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। आपको यह समझना होगा कि अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार कहाँ है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका देखिए, पहले आप उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला भाग है, उस संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी भाग है, एक तो उसको सम्मिलित किया गया है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में ही कनाडा राष्ट्र है। उस कनाडा राष्ट्र का जो पूर्वी तटीय भाग है, अर्थात उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा का जो पूर्वी तट है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। अब उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में दो राष्ट्र आ गए, एक तो कनाडा का पूर्वी भाग और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। तो ये दो क्षेत्र हैं। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है। विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। नवीन क्यों कहा गया? क्योंकि यह स्थल भाग में मानव समूह सबसे बाद में हुआ। इससे पहले भारत, यूरोप और अफ्रीका में जनसमूह मध्य एशिया से फैल गए थे और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का तो उस समय स्थलीय भाग का पता ही नहीं था। जिस समय मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका पता तो बहुत बाद में चला था। अर्थात यहाँ मानव सबके बाद में आया था उत्तरी अमेरिका के स्थलीय भाग पर। तो इसलिए विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ। अर्थात यूरोप की जनसंख्या ही यहाँ आकर रही थी। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अब समझने वाली बात ये है कि अमेरिकी जनसमूह के अंदर सबसे पहले आप तो ये समझना है कि ये जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ लगभग 80% जनसंख्या जो भाग 80% जनसंख्या का जो भाग है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके मध्य से लगभग 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इस पश्चिमी देशांतर का जो पूर्व का भाग है, उस पूर्व के भाग में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य है 80% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका जनसमूह की। और अमेरिकी जनसमूह की
कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए लोग हैं। अर्थात अमेरिकी जनसमूह के अंदर 90% लोग यूरोप से आकर यहाँ पर रहे हैं। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न रहा है। एक तो आवागमन की सुविधा अच्छी है और एक यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधनों से संपन्न रहा है। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरित हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा। तो जनसंख्या जो यहाँ आई यूरोप से, वो अपने साथ में तकनीकी ज्ञान भी लेकर आई। अर्थात यूरोप से तकनीकी ज्ञान का स्थानांतरण भी हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। तो बच्चों, जिस प्रकार से यूरोप की जनसंख्या नगरीय है, उसी प्रकार से अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या भी नगरीय है और लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। बात करें यूरोप की, तो यूरोप की जनसंख्या कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? 70% के लगभग जनसंख्या नगरों में रहती है और अमेरिकी जनसमूह की 75% जनसंख्या नगरों में रहती है। यह जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह के अधिक विकसित एवं संपन्न है। सारणी 3.5 में कुछ प्रमुख देशों की जनसंख्या प्रदर्शित है। रूस 14.4 यहाँ पर ये जो सारणी है, सारणी 3.5, ये मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पर अमेरिकी जनसमूह की सारणी आती, लेकिन किताब में ये जो मिसप्रिंट हो रही है, तो हम इनकी जनसंख्या समूह के बारे में नहीं जान पाएंगे। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित है तथा साथ ही बाहरी देशों से अप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात बाहरी देशों से अब आप्रवास यहाँ पर नहीं होता है। अप्रवास या आप्रवास का मतलब होता है किसी अन्य स्थान से आकर के स्थायी रूप से, किसी अन्य स्थान से आकर किसी स्थान पर स्थायी रूप से बसना आप्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप से लोग अमेरिका जाकर बस गए, तो अमेरिका में जो लोग आए यूरोप से, वो आप्रवासी हो गए और वो स्थायी रूप से बस गए। इसके बारे में आप प्रवास वाले पाठ में भी जानेंगे। आगे है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ थी। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व की 15.4% है। बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या कितनी है? 110 करोड़। अफ्रीका, एक अन्य तरह से पूछा जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 15.4%। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है। अर्थात सबसे विशाल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, उसके बाद में कौन सा है? अफ्रीका। लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। अब अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग कैसा है? मरुस्थलीय है और सघन वनों में आर्द्रता है, जिसके कारण यह जनसंख्या निर्जन प्राय है, अर्थात जनसंख्या न के बराबर रहती है। यहाँ पर वन भी कैसे है? आर्द्रता वाले वन, आर्द्रताग्राही वन है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाओ क्षेत्र है, अर्थात 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसी हुई है। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। प्रथम, नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट एवं तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो 3 जनसंख्या के अधिक बसाव वाले 3 क्षेत्र हैं, उनमें पहला है
नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा है जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट, और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। ये 3 क्षेत्र हैं। सारणी 3.6 में अफ्रीकी जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। नाइजीरिया 174 मिलियन, 2013 के अनुसार ये जनसंख्या है। विश्व का प्रतिशत 2.4%। इथोपिया 89 मिलियन, विश्व का प्रतिशत 1.2%। प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। तो आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और इसमें अन्य राष्ट्रों की, अफ्रीका महाद्वीप के जो अन्य और राष्ट्र हैं उनकी भी जनसंख्या दे रखी है, इसको आप स्वयं देखेंगे। तो इसमें आपने देखा कि विश्व के जो प्रमुख जनसमूह हैं उन जनसमूहों को महाद्वीपों के अनुसार बांटते हुए अपन ने जाना कि कहाँ पर महाद्वीपों के किन भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये पॉइंट था अपना जनसंख्या महासमूह। अगले वीडियो में जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।